हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्त। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हूँ कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एक बात बता दें आप सभी को कि ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है। तो 2018 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार हर बार पूछता है। तो आप इस सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप सेमेस्टर में खींच सकें। तो लॉकडाउन में इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ें नहीं, बस लॉकडाउन हो तो बैठे रहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने पढ़ाई को निरंतरता दीजिए और निरंतर ही अभ्यास करते रहिए, क्योंकि इस बार आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं और बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव दीजिए। यदि आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव आप दीजिए, तो आप इन 2 सुझावों को लिख सकते हैं। पहला सुझाव क्या है कि पहला सुझाव दिया है कि निरीक्षण सतत होना चाहिए और दूसरा सुझाव है कि निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि निरीक्षण आपका सतत होना चाहिए। सतत का मतलब लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार हो गया तो फिर हमेशा के लिए फुर्सत हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके विद्यालय में आपके एग्ज़ाम होते हैं कि एक बार पहले त्रैमासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, फिर वार्षिक होता है, उसी प्रकार से जैसे आपके जो भी यूनिट पढ़ाए जाते हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो उसमें हर यूनिट का अलग अलग टेस्ट होना चाहिए और हर हफ्ते होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपका मूल्यांकन और मापन और आपका जो है अधिगम लर्निंग की क्षमता कहाँ तक बढ़ी है, कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है निरीक्षण के द्वारा ही पता चलता है। तो निरीक्षण कह रहा है कि केवल बाह्य रूप नहीं होना चाहिए, केवल ऊपरी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर पाठ्यक्रम में कितने पढ़ाया गया है, बच्चों को कितना आया, और भी जो भी आपके वहाँ के जो जितने सारे बच्चे हैं तो सभी का निरीक्षण करना चाहिए, केवल बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। तो ये हो गया निरीक्षण प्रणाली के सुधार के 2 सुझाव हो गए कि निरीक्षण सतत होना चाहिए, दूसरा है कि निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। तो यह परिभाषा किसने लिखी है? तो यह परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दी है। ये आपको हेडिंग लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक रूप से पिछड़ने को कितने भागों में बांट सकते हैं आप? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में आप बांट सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं? पहला आप लिख सकते हैं एक सामान्य पिछड़ापन, दूसरा आता है विशिष्ट पिछड़ापन। तो आप इसको लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर जो है फुल नंबर दे देगा, कुछ भी नहीं काटेगा। यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछता है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर 2 प्रकार लिख सकते हैं और 2 प्रकारों में सामान्य एक विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंशिक रूप से अक्षम बालक को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आंशिक रूप से अक्षम बालक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दृष्टिबाधित बालक होता है, दूसरा श्रवण बाधित होता है, तीसरा वाक दोष होता है और चौथा अस्थिबाधित होता है। ये 4 हमारे जो है आंशिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार हो गए। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समष्टि है, समाविष्ट है, मतलब कि एक मिलावट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। अब ये पूछ लिया है कि यह कथन किसका है, किसने कहा था। फिर से एक बार देख लीजिए, दोबारा से क्वेश्चन मैं रिवाइज कर दे रही हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट हैं। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। तो यह किसने कहा था? यदि ये पूछता है तो आप फ्री माइंड से हम्पी और ट्रेसलर लगाकर चले आएंगे। इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। यदि ये पूछता है तो पर्यवेक्षण के दो प्रकार होते हैं, बाह्य और आंतरिक, या फिर आंतरिक या बाह्य, चाहे जो पहले आ जाए। होते दो ही प्रकार हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया कि पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो आप लिखेंगे पर्यवेक्षण के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक होता है और बाह्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाइट के दो विभागों के नाम लिखिए। तो आप दो विभाग याद कर लीजिए। पहला विभाग है हमारा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, और दूसरा है हमारा नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। ये दो विभाग होते हैं डाइट के। आप इसको याद कर लीजिए कि डाइट के दो विभागों के नाम लिखिए। तो आप इस विभागों को याद कर लीजिए और एग्जामिनेशन में हॉल में जा कर के आप इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम के समय। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग पहला हो गया, दूसरा आपका नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो आप इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दें और इसको बार बार रिवाइज करें। कह रहा है कि परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। जी हाँ, ये दोस्तों बता दें हम कि ये कंपलसरी होता है कि कोई किसी का भी एक परिभाषा पूछेगा, लेकिन लेखक के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा, या फिर कोई परिभाषा दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये परिभाषा जो है किस लेखक की है, तो आपको लेखक का नाम बताना पड़ेगा। तो इसलिए जितने परिभाषाएं हैं लेखक के अनुसार, आप उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिए, जिससे कि आपको नंबर पूरा मिले, नहीं तो एग्जामिनर काट देता है। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो आप एबिंगसन के अनुसार लिख सकते हैं। एबिंगसन ने क्या कहा है? परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ये हो गया आपका एबिंगसन के अनुसार परिभाषा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपवंचन क्या है, ये पूछता है अपवंचन क्या है। तो आप यदि अपवंचन पूछता है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये 2018 में भी पूछा जा चुका है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें कि अपवंचन क्या है। तो अपवंचन जो है, अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है। न्यूनतम मतलब भोजन, कपड़ा, मकान, और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। यदि व्यक्ति का जो है न्यूनतम आवश्यकता जो है, मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कहते हैं, और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे कर सकेगा? जाहिर सी बात है वह असमर्थ रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और आप दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। आपको यदि कह दिया जाए तो ये उत्तर दिया है कि दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं, या उनकी आँखों से लगातार पानी बहता है और वे अपनी आँखें बार बार मलते हैं। ये कई रीज़न दिया है। दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, या उनकी आँखों से लगातार पानी बहता है,
और वे अपनी आँखें बार बार मलते रहते हैं। इनकी आँखों में जो लालिमा होती है तथा आँखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चे को आप पहचान सकते हैं। तो ये हो गया दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। ऐसे कौन से बालक होते हैं जो समावेशी कहलाते हैं और जो समावेशी के अकॉर्डिंग उनको जो शिक्षा दी जाती है किस प्रकार के बालक होते हैं, कैसे कैसे बालक होते हैं, तो ये समझेंगे हम। दिया है कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। दिया है कि समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं ये लक्षण होते हैं समावेशी बालकों के। एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। इतना था हमारा अति लघुत्तरी क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन की ओर। लघुत्तरी क्वेश्चन में पहले दिया है कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपको ये समस्या दे दी जाए कि समस्यात्मक बच्चों की आप पहचान कीजिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप 6 प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकारों को पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, तभी पहचान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकारों की ओर। तो इन बच्चों की पहचान निम्नलिखित विधियों के प्रयोग द्वारा की जा सकती है। तो आप यदि प्रयोग करेंगे तो पाएंगे पहले प्रयोग में साक्षात्कार द्वारा, और दूसरा दिया है कि निरीक्षण विधि के प्रयोग द्वारा, और तीसरा दिया है कि अभिभावकों द्वारा, और चौथा दिया है कि शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप द्वारा, और पांचवा दिया है संचयी अभिलेख द्वारा, छठा दिया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। तो आप इन 6 प्रकारों से समस्यात्मक बच्चों की पहचान कर सकते हैं। साक्षात्कार द्वारा, निरीक्षण विधि के प्रयोग द्वारा, अभिभावकों द्वारा, या फिर शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप मतलब बातचीत करके। पांचवा दिया है कि संचयी अभिलेख द्वारा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपवंचित श्रेणी में किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं। अपवंचित श्रेणी में किस किस के प्रकार के बच्चे आते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप 5 प्रकार के लिख सकते हैं। अपवंचित श्रेणी में जो है बच्चे, पहला अनुसूचित जाति के बच्चे आते हैं, दूसरा जो है अनुसूचित जनजाति के बच्चे आते हैं, और तीसरा जो है पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं, चौथा घुमंती वर्ग होता है, और पांचवा श्रमिक परिवारों के बच्चे होते हैं। तो यदि पूछता है कि अपवंचित श्रेणी में किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं, तो आप लिख देंगे अनुसूचित जाति के बच्चे आते हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे आते हैं, पिछड़ी जाति के आते हैं, घुमंतू वर्ग के आते हैं, और श्रमिक परिवारों को बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य बताइए। तो यदि यह पूछता है तो इस शाला के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। आप ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे कि निर्देशन से संबंधित कार्य बाल निर्देशन कार्य होता है, और शैक्षिक निर्देशन का कार्य किया जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन का और व्यावसायिक निर्देशन का। दूसरा दिया है कि प्रशिक्षण कार्य कैसे होता है। तो इसके द्वारा शैक्षिक, व्यक्तिगत, बाल एवं व्यावसायिक निर्देशन को देने के लिए, मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आगे दिया है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण दी जाती है। इसके अंतर्गत आता है यह शाला सेवाकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। और चौथा हेडिंग डालेंगे आप कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यह संस्था प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी करता है। अब पांचवा आप लिख सकते हैं कि यह प्रकाशन से संबंधित कार्य भी करती है, कि जैसे कोई भी बुक जो है पब्लिश होती हैं
किसी भी प्रकाशन की बहुत जैसे ठाकुर पब्लिकेशन, साहित्यिक पब्लिकेशन, तो इसका भी ये कार्य करती है। आज का ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मंडली मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य बताइए। तो आप प्रमुख कार्य बताएंगे कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का के निवारण हेतु तो परामर्श देता है, ये मुख्य माना जाता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।